अरुणोदय प्रसिद्धि का गाना सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हुआ जा रहा था। बगल में ही तो था उसका घर। आंगन में प्राची दी की रखी बड़ी साइकिल पर कैंची चलाते हुए गाना गाए जा रही थी। एक पत्थर दिल के ऊपर बैठी, असल में गाना तो था एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी। अरुणोदय आईएएस की तैयारियां कर रहा था। उम्र लगभग 21-22 साल और प्रसिद्धि ने अभी हाई स्कूल ही तो पास किया था। होगी कोई 14-15 साल की, लेकिन हरकतें छोटे बच्चों जैसी। उसे अरुण दा कहा करती। कोई भी प्रश्न दिमाग में उठना चाहिए था, किसी से उत्तर नहीं मिलता तो वो पूछने झट अरुण दा के पास आ जाती। प्रश्न भी तो इतने सारे होते, पिटारा भरा ही रहता। उसके मस्तिष्क की उर्वरा जमीन में प्रश्न उगा ही करते। घर में मम्मी पापा, दादी दीदी, प्राची जो पिछले साल ही शादी होकर बरेली चली गई थी, और छोटा भाई पुण्य ही तो थे उसके। पुण्य 7वीं कक्षा में पढ़ता था। क्लास के बाद उसका यही शगल रहता, या तो कैंची साइकिल चला रही होती या बादलों, सीमेंट उखड़ी दीवारों में आकृतियां ढूंढकर चाक से उकेरा करती। तो कभी दादी और पुण्य को कहती, आओ कंप्यूटर पर शब्दों की ट्रेन दिखाऊं। फिर शब्द वाक्य खिसका कर खुश होती। विजया विशंभर हंसते, खूब कहा शब्दों की ट्रेन, विचित्र लड़की है, विचित्र कल्पना अभिव्यक्ति। छोटी थी तो कभी पुण्य को टॉवल पर बिठाकर मार्बल की फर्श खींचकर पूरे बरामदे में सैर कराती। कभी लाल ईंट पत्थर पर घिस घिस पाउडर शीशी में भर फेरी वालों की तरह बेचने का नाटक किया करती। लाल दंत मंजन ले लो, ग्राहक भी कौन होते, मम्मी, दादी, पुण्य और चपरासी काका, उन्हें झक मारकर हंसते हुए लेना ही पड़ता, नहीं तो बगल वाले अरुण दा तो थे ही। पता नहीं खुद की उपज थी या किसी से सीखा था कि मोम पानी में टपक टपका कर साबूदाने जैसा पापड़ बनाती और नए साथियों को बेवकूफ बना आनंद से भर उठती। कभी ईयरफोन को डॉक्टर का आला बना दादी और पुण्य का इलाज करती मिलती। एक दिन तो पानी भरी बाल्टी में इमर्शन रॉड लगाकर भूल गई। सारा पानी भाप बनकर पूरे बाथरूम में भर गया। स्विच ऑफ कर खुशी से चिल्लाई थी, पुन्नू देख, हमारा सोना बाथ बन गया। जल्दी जल्दी स्टीम बाथ ले ले। फिर मैं, मम्मी और दादी से बड़ी डांट पड़ी थी उस दिन। अभी कुछ दुर्घटना हो जाती तो पापा ने बात संभाल ली थी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। विजया, आगे से ध्यान रखेगी, प्रसू है ना? बड़ी हो जा प्रसू, कब तक चलेगी तेरी ये शरारतें, कुछ तो ढंग के काम किया कर। ससुराल में क्या करेगी? कभी मम्मी डांटती तो उसका पुराना पसंदीदा गाना चल पड़ता, जो विविध भारती की शौकीन विजया अक्सर गुनगुनाया करती थी। पर प्रसू गाती, दर्द अनोखेरम दे गया प्यार के, छुप गया कोई रे, या लो आ गई उनकी खाद वो नहीं। कितनी बार कहा अनोखेरम नहीं, अनोखे हाय दे गया प्यार के, और लो आ गई उनकी याद है खाद नहीं। कहते हुए मम्मी विजया हंस पड़ती। बिल्कुल पागल ही है, बेसिर पैर की हो जैसे। आप फिल्म वालों को क्यों नहीं कहती क्यों बेसिर पैर के गाने लिखते हैं, वो आपके विविध भारती पर आते हैं ना। ए हसीना जुल्फों वाली, पूछा था पापा से। जुल्फ मतलब बाल और हसीना मतलब लड़की। भला बिना जुल्फों के कौन सी लड़की होती है मम्मा? मर जाऊं तुम्हारे गालों पर। भला गालों पर कोई मर सकता है? इतना सा तो गाल होता है। और उस दिन प्रोजेक्टर पर पुरानी मूवी कौन सी देख रही थी शर्मा आंटी के साथ? हाँ, टाइटल याद आया, दो बदन। क्या दिखाया होगा, एक मोटा एक पतला, ये भी कोई टाइटल है? विजया हंसने लगी। तुझसे कौन बहस करें, कड़ी के लिए पकौड़ियाँ तली हैं, तुझे चाहिए तो ले ले, वरना सब डाल दूंगी कड़ी में। नो नो मम्मा, आती हूँ, रुक जाइए मैं छांट लूं। साइकिल एक और कोने में दीवार से टिका वो चंद में पहुंच जाती। आजा पुन्नू, यह देख, तुझे भी हाथी की सूंड दिखाऊं। यह देख बत्तख, यह देख तितली, यह घोड़ा। वो पकौड़ियों के तरह तरह के आकार पुण्य को दिखाकर इठलाती। चल अरुण दा को दिखाते हैं। अरे प्रसू, रुक जा, उसे डिस्टर्ब न किया कर, पड़ रहा होगा। तेरी तरह मटरगश्ती थोड़ी करता रहता है। 1 मिनट में क्या हो जाता है मम्मा, आती हूँ अभी दिखा करके। चल आजा पुण्य। दोनों भाई बहन अरुणोदय को पकौड़ियों के बत्तख हाथी दिखाने झट से ओझल हो गए। हद है इस लड़की की भी, जाने कब बड़ी होगी। विशंभर भी इसे कुछ बोलते नहीं, सिर पर चढ़ा रखा है अपनी लाडली को। अरे रहने दे विजया, ब्याह के पहले ही मस्ती कर सकती है,
फिर शादी के बाद तो तमाम झमेले धीर समझदार बनाकर ही छोड़ते हैं। वैसे परीक्षा में तो ठीक ठाक नंबर ले आती है और क्या चाहिए। समझदार तो है, दादी ने समझाया। हाँ अम्मा जी, देखी नहीं उसकी समझदारी। परीक्षा के हफ्ते भर पहले से बड़ी पुजान बन जाती है। जय हनुमान जी। हनुमान जी। पेपर अच्छे न हुए तो हनुमान जी को हटा, फिर राम जी। राम जी। शुरू हो गया। फिर पेपर मन लायक न हुआ तो राम जी की बनाई, फिर शंकर जी तो कभी और भगवान ईश्वर भी डर जाते होंगे जो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाती है। कहते हुए विजया हंस पड़ी। विशंभर दयाल कोर्ट से आ गए थे। अपनी मिस खुराफाती कहाँ है भाई? मौसम अजीब सा हो रहा था। आंधी धूल धक्कड़ में बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा था। कहाँ थी प्रसू? देख तेरे पापा भी आ गए। वो मम्मा लंबी फ्रिल वाली फ्रॉक के घेरे में इकट्ठी की छोटी छोटी गर्म अमिया उसने मेज पर फैला दी। कुछ पुण्य ने भी कमीज निकर से अपना बीना खजाना भी उत्साहित होते हुए उलट दिया। देखो मम्मा कितने सारे हैं। थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा आप खट्टा मीठा वाला अचार बनाना। ताली पीटकर दोनों हर्ष मिश्रित आश्चर्य अपने परिश्रम का खजाना देख रहे थे। अच्छा इन गिरी पड़ी कच्ची पक्की अमियों का अचार बनेगा? अरे ऐसा क्यों कहती हो विजया? प्रसू झट इनकी चटनी बना लाएगी बहुत अच्छी सी, तुम्हारी पकौड़ियों के साथ खूब जमेगी। रुको, पहले हाथ मुंह धो, हुलिया ठीक करो, फिर मिक्सी को हाथ लगाना और पिछली बार की तरह प्लेटफॉर्म टाइल्स पर चटनी के नक्शे नहीं बनने चाहिए। ओके मम्मा, आजा पुन्नू। प्रसू उसे साथ ले गई। यह लड़का भी दीदी की सारी बात सुनता है और किसी की माने चाहे ना माने। विजया मुस्कराई। अरे कोई गलत बात तो नहीं, अच्छी बात तो सिखाती है। हाँ, तभी तो इसके सिखाने पर ही रास्ते भर जितनी गाय भैंस मिलती हैं या कुत्ते मिलते हैं, सबको गैयाजी, भैंस जी, कुत्ता जी नमस्ते करते जाता है ये पुन्नू। उस दिन बर्थडे पर वर्मा जी के घर गया तो एक्वेरियम के आगे खड़ा होकर लाल मछली जी नमस्ते, पीली मछली जी नमस्ते, हम सब हंसने लगे। मुस्कुराते हुए विशंभर जी भी जल्दी से फ्रेश होकर गुनगुनाते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। आप तो बिल्कुल जोकर की तरह गाते हैं पापा। प्रसू ने खिलखिलाते हुए चटनी का बाउल टेबल पर रख दिया। विजया ने उसे आंखें दिखाई तो विशंभर हंस दिए। ठीक ही तो कह रही है प्रसू, गलत कहाँ। ये लीजिए, मम्मा की पकौड़ी चाय के साथ हमारी ताज़ी अमिया की चटनी भी तैयार है। अब सास का क्या काम? प्रसू ने बॉटल पीछे सरका दी। विशंभर लाड़ से मुस्कुराए थे। प्रसू, पहले ये प्लेट दादी को वहीं दिया। विजया ने उसे दादी के लिए पकौड़ियाँ थमा दी थीं। हम बड़ी जायकेदार बनी है तेरी चटनी। थोड़ी और ला, इतने से क्या होगा मिसेज अनोखेरम? दादी ने चटखारा लेते हुए कहकर उसे छेड़ा था। अब जाकर तू भी खा। फिर वही बात, बोला है न दादी मुझे कोई मिसेज फलाना नहीं बनना। मुझे खुद कुछ बनना है। आप लोगों की जैसी तो बिल्कुल नहीं। उसका पारा चढ़ गया। वो रुठते हुए बोली और पैर पट कती चली गई। चटनी का बाउल दादी को पुण्य के हाथों भिजवा दिया। दादी मुस्कुराने लगी। पापा, दादी को देखो कैसे गपागप पकौड़ियाँ उड़ाए जा रही हैं, जबकि कहती रहती हैं भोले शंकर से उठा ले, मुझे अब दुनिया में दिल नहीं लगता। प्रसिद्धि खिलखिलाई तो पुण्य भी हंस पड़ा। विजया ने टोका, गलत बात, बड़ों को ऐसा नहीं कहते। शाम को दादी को दर्द उठा पेट में तो फौरन हमेशा की तरह दादी ने प्रसू के डॉक्टर मामा आयुष को बुला लिया। क्या हुआ अम्मा जी, दर्द कहाँ है? क्या खा लिया? मामा, दादी ने खूब सारी अमिया की चटनी और पकौड़ियाँ खाई है, तभी से दादी का प्रोडक्शन। खी प्रसू की हंसी निकल गई। तू जल्दी दवाई दे, आयुष में मरी। हाय, अच्छा ये लीजिए, अभी आराम आ जाएगा। आयुष ने अपने बैग से निकालकर सिरप और गोलियां दी। हॉट वाटर बैग से थोड़ी सिकाई करके सो जाइए तो कल तक दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखा कीजिए, न तेज गर्मी, सर्दी, बारिश, मिर्च, खटाई, तेल, घी से थोड़ा बच के रहा कीजिए, हमेशा कहता हूँ आपसे। अब तकलीफ बढ़े तो बतलाइएगा। अच्छा अम्मा जी, चरण स्पर्श। चलता हूँ। दोनों बच्चे मामा के साथ हो लिए। प्रसू के प्रश्न आरंभ हो गए। अच्छा मामा, ये बताइए आप, यदि आदमी चाहता है कि वो अब इस दुनिया से चल पड़े, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता रहे, तो ईश्वर क्या करे?
कहीं से कुछ तो खराब करना शुरू करेगा बॉडी में। तब तो हाय हाय करने लगता है, प्रभु बचा हमें। डॉक्टर के पास दौड़ता है, ईश्वर ने पेट छुआ तो हाय, सिर पकड़ा तो हाय, आंख पैर कुछ भी तो आदमी खराब करने नहीं देना चाहता। ईश्वर कंफ्यूज नहीं हो जाता होगा कि करें तो क्या करे? आयुष मुस्कुराया था। ईश्वर कंफ्यूज, हा अरे शैतान दिमाग में खुराफाती। वो हंस पड़ा। मम्मी को बताऊं तेरी? उसने प्रसू के सिर पर प्यार से थपकी दी। तो दादी ने फिर तुझे चिढ़ाए? मिसेज अनोखे कहकर है ना? उसी खुन्नस में तू। आयुष हंसा। जाओ मामा आपसे नहीं बोलते, अरुण दा से ही पूछूंगी, पर वो खाली ही कब रहते हैं? आपसे स्केल वाला प्रश्न पूछा था, आपने वो भी नहीं बताया कि हमें कोई भी चीज दूसरे से अलग क्यों नहीं दिख सकती। आपको बड़ी दिख रही हो और मुझे छोटी, तो आप पता कैसे कर पाओगे? बताओगे कैसे? मुझे लाल दिख रहा हो, आपको वही हरा, तो कैसे बताओगे आप? बख्श मेरी माँ मुझे, अपने अरुण दा से ही पूछना। वो हंसा। फिर आपने डॉक्टरी कैसे पढ़ ली मामा? तेरे सवालों में उलझा रहा तो डॉक्टरी छोड़नी ही पड़ेगी। ज्यादा अरुण दा करेगी तो तेरी शादी अरुण से ही करवा दूंगा। फिर पूछती रहना अपने सारे खुराफाती प्रश्नों के उत्तर उसे मिसेस फलाना बनकर, उसने हंसते हुए कहा। मम्मी देखो मामा को, वो अपनी छोटी छोटी मुक्कियां उसकी पीठ पर जमाने लगी। मैंने बोला ना मुझे खुद कुछ बनना है, आप ही बनिए मिस्टर फलानी। मिस्टर फलानी। आयुष जोर से हंस पड़ा। प्रणाम जीजी। जीजू चलता हूँ, संडे को आता हूँ, सबको लेकर फिर लंच साथ करेंगे। इसका फूला मुंह भी ठीक करना है, अभी जल्दी में हूँ। मम्मी के पंडित जी आंखें दिखाने आ रहे हैं, उनको लेने स्टेशन जाना है। आयुष ऊंचे स्वर में कहता हुआ बाहर निकल गया। सरकारी डॉक्टर आयुष, विजया का अविवाहित चचेरा छोटा भाई। उसकी अभी हाल ही में सीतापुर पोस्टिंग हुई थी। वहां के मशहूर आई हॉस्पिटल के पास उसे घर मिला था, जो प्रसू लोगों की कॉलोनी से बहुत अधिक दूर न था। पंडित जी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन था। 8-10 दिन में वे ठीक हो गए और उनका ज्योतिष कुंडली, वास्तु ज्ञान, प्रवचन फिर आरंभ हो गया था। एक दिन आयुष के माता पिता अपनी भतीजी के घर आए, तो पंडित जी भी साथ थे। तो यहाँ भी वास्तु के कई उपाय उन्होंने भी बता दिया। घड़ी पूर्व की ओर लगाओ। शीशा शयन कक्ष में नहीं हो चाहिए। कांच के पात्र में जल सेंधा नमक के साथ उस दिशा में रखो। वहाँ रखो पीतल का कछुआ। मछली घर वहाँ रखो। दादी जी आपका स्वास्थ्य इसी से तो रह रह के खराब हो जाता है। धन रुकता नहीं, प्रसू का चित्त स्थिर नहीं रहता, बस वो इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, वास्तु के हिसाब से यहाँ भी सही करवाने लगे। चाची जी और दादी के आगे विजया की एक न चलती, पंडित जी की बातें माननी ही पड़ती। अलॉटमेंट का मकान था, वरना पंडित जी उसमें भी तुड़वाकर फेरबदल करवा देते। विशंभर परेशान रहते कि उनका ऑफिस जाते समय शीशा अपनी जगह नहीं मिलता, उनकी घड़ी जाने किस दिशा में रखी होती। उनके पॉकेट में सफेद की जगह पीले हरे रुमाल रखे मिलते। खाने में ग्रहों के अनुसार पीली शिमला मिर्च और चुकंदर की सब्जी देखकर वो झल्ला उठते। विजया गजब हैं तुम्हारी चाची जी और उनके पंडित जी, अम्मा के दिमाग में फिजूल का कीड़ा डाल जाते हैं। कोई नहीं, परसों अपने गांव बिसवा वापस जाने वाले हैं, पर दादी ने उन्हें कल घर शुद्धि का हवन कराने बुला लिया है। विजया ने कहा। विशंभर चुपचाप चले गए। मम्मा, पंडित जी का किडनी, अमाशय, दिमाग सबका वास्तु गड़बड़ लगता है, उनसे कहो कि हॉस्पिटल जाकर अपने ग्रहों के हिसाब से स्थान परिवर्तन करवा लें। प्रसू खिलखिला उठी तो विजया ने आंखें तररीं। पंडित जी का पूजा हवन हो गया, फिर भरपेट पकवानों का भोजन भी। डकार मारकर वे धीरे धीरे खड़े हुए। चलता हूँ अम्मा जी, अब आप चिंता बिल्कुल मत करना, हमने सारे उपाय कर दिए हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बेटा खूब पढ़ेगा, बड़ा होकर विदेश जाएगा। अब बेटी की चंचलता भी कम हो जाएगी, पढ़ेगी भी। वैसे राजयोग है इसका, तो किसी बड़े अधिकारी से ही विवाह होगा, अधिक पढ़कर क्या करना। क्यों पंडित जी, मेरा राजयोग है तो मैं ही तो अधिकारी बनूंगी। आपने ऐसा कैसे? ऐसी की तैसी पंडी तजी की वो दांत भींच कर मन ही मन बुदबुदाने लगी। क्यों न वो उनकी चुटिया ही काट दे, पीछे से कोई नहीं, उपहार तो उन्हें जरूर दूंगी।
उसने नजरें बचाकर एक्वेरियम से एक कछुआ निकालकर उनके कुर्ते के पॉकेट में डाल दिया। बहुत शुभ करेगा पंडित जी, अपनी शरारत पर मुस्कुराई। पुण्य ने देख लिया था, हंसी दबाते हुए मुंह पर हाथ रखा था। मोबाइल निकालते समय जो पंडित के हाथ ने किसी जीव का स्पर्श किया तो वे उछलने कूदने लगे। अरे बचाओ, मेरे पॉकेट में ये क्या है? कहाँ से आया? 1 मिनट तक पंडित जी उछलते रहे। मस्तक पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। उनके हृदय ने धड़कनी सी गति पकड़ ली थी। अरे रुकिए तो पंडित जी, देखूं तो क्या है। आयुष ने मुस्कुराकर उनकी जेब में हाथ डाला तो वो कछुआ बाहर आ गया। सबकी आंखें इस शैतानी के लिए प्रसू की ओर घूम गई थी। प्रसू, हद होती है, यह कोई तरीका है बड़ों से मजाक करने का? विशंभर ने डांट लगाई। क्षमा मांगो पंडित जी से और वापस उसे एक्वेरियम में पहुंचा दो। सारी पंडित जी, कहकर कछुए को लेकर मुंह बनाते हुए प्रसिद्धि अनमनी सी अपने कमरे में चली गई। पर पंडित जी पर आक्रोश उसे अभी भी था कि क्यों कहा पढ़कर करेगी क्या, अजब लड़की है। क्षमा करें पंडित जी, वैसे कछुआ शुभ ही होता है, कहकर विशंभर मुस्कुराए। पंडित जी अभी भी दिल थामे खड़े थे। जल्दी जल्दी उन्होंने अपनी चप्पलें पहनी, सबसे विदा लेकर आयुष के साथ प्रस्थान कर गए। अब तो शायद ही पंडित जी फिर आएं। विशंभर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। दादी समझती थी कि पंडित जी के वास्तु से प्रसिद्धि अब बहुत शांत हो गई, पर सच तो यह था उनकी बात उसके दिल पर लग गई थी। वो अधिक समय अब पढ़ा ही करती। अब घर में अधिकतर सन्नाटा ही रहता। उल्टे सीधे गाने भी नहीं सुनाई पड़ते। अरुण को भी शक होता, ये बगल के बच्चे कहीं गए हुए हैं क्या? कोई हो हल्ला न होता। फिर कुछ दिनों में वो आईएएस कोचिंग के लिए दिल्ली ही चला गया। विजया डांटती भी, अब तो शाम होने को आई, कमरे से बाहर निकल प्रसू, गोधूली बेला में पढ़ा नहीं जाता। जा पुण्य के साथ कुछ खेल, वो भी अकेला पड़ गया है। दादी को भी उसकी चुप्पी खलती। आजा प्रसू, अब नहीं चिढ़ाऊंगी तुझे। दादी से थोड़ी हंसी ठिठोली तो किया कर, मैं कब तक रहूंगी। शंकर जी मुझे जाने कब बुला लें। परंतु पंडित जी की बात प्रसिद्धि के दिल पर इस कदर लग गई थी कि उसने ठान ली थी कि उसे कुछ भी करना है, पर मिसेस फलाना नहीं बनना। उसका अथक परिश्रम रंग लाया था। इंटर में उसने टॉप किया। प्रसिद्धि के बीएससी, एमएससी होते होते पापा ने उसकी रुचि और हठ देखकर उसे आईएएस के नोट्स मंगवा दिए और फॉर्म भी भरवा दिया। इस बात से दादी काफी नाराज थीं, क्योंकि आयुष के सफल विवाह उपरांत उन्होंने विजया की चाची जी से कहकर उन्हीं पंडित जी के द्वारा प्रसू के लिए कई सारे लड़कों की जन्मपत्री मिलवा रखी थी कि ग्रेजुएट होते ही प्रसू का रिश्ता किसी बड़े व अच्छे घर वर से हो जाएगा। उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर पड़ोसी अरुण ही था। जब से सुना वो आईएएस बन गया वो पीछे ही पड़ी थी, पर प्रसू ने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी जिद न छोड़ी। ट्रेनिंग के बाद अरुण आईएएस बनकर दिल्ली में ही नियुक्त हो गया था। वो सीतापुर आया तो माता पिता ने उसे विशंभर अंकल की बेटी प्रसिद्धि के लिए दादी का प्रस्ताव बताया। जन्मपत्री भी खूब मिली है तेरी, उसे इतने सारे गुण एक से हैं। कौन वो बगल वाली प्रसू? वो हंसा था। और कोई नहीं, बस वही लंबी फ्रॉक वाली शैतान मिली मेरे लिए आपको। उसकी आंखों में प्रसू की स्मृति उभर आई थी। अरे बिल्कुल बदल गई है इतने सालों में, बच्ची थोड़ी रह गई है। रंग रूप भी खूब निखर आया है उसका। देखेगा तो पहचान भी नहीं पाएगा। इतने साल हो गए तुझे जाकर? प्रश्नवाचक चिन्ह। विशंभर अंकल, आंटी, दादी सभी लोगों से मिला और उससे भी सुना है जिद पकड़ी है उसने कि उसे पहले कुछ बनना है, जिस कारण सबसे चिंतित दादी हैं। अरुण विशंभर अंकल के घर गया तो उसकी कल्पना के विपरीत एक सौम्य शांत सी लड़की नाश्ता लेकर आई थी। नमस्ते अरुण दा, उसने सिर झुकाकर अभिवादन किया। अरे ये प्रसू ही है न आंटी? सलवार सूट दुपट्टा। अरुण आश्चर्य में था। हाँ वही है, अब तू ही इसे समझा। आईएएस के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बस जल्दी से शादी करके सेटल हो जाए तो हमें भी जिम्मेदारी से मुक्ति मिले। तुम्हारे अंकल ने तो इसकी हर बात माननी ही है। आईएएस का फॉर्म भी भरवा दिया, नोट्स भी मंगवा दिए। उसी में सिर खपाए रहती है। ओह भूल गई बेटा, मैं दादी को दवा देकर आती हूँ। बुत बनी खड़ी प्रसू को असमंजस में देखकर अरुण ने छेड़ा था। आज कोई प्रश्न नहीं तुम्हारे दिमाग में?
वो मुस्कुराया। है न बहुत सारे अरुण दा अभी आई। वो नोट्स उठा लाई और फिर उससे संबंधित प्रश्न शुरू हो गए। परंतु अब प्रश्न खुराफाती नहीं थे। मतलब तुम्हें आईएएस बनना ही है? वो मुस्कुराया। अभी 15-20 दिन तो यहाँ हूँ ही, जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। कुछ हेल्प कर सकूंगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा। और मास्टर पुण्य, कैसी चल रही पढ़ाई और कैसा है आपका बैडमिंटन? कितने टूर्नामेंट जीते? अब तो प्रसू आपसे हार जाती होगी, हो ना? अरुण दा अब तो दी खेलती नहीं, बस अपने रूम में किताबों में आंखें गड़ाए झूले की कुर्सी बनी झूलती रहती है। चश्मा लगा के तो मानो अफसर ही बन जाती है। पुण्य ये कर, पुण्य वो कर, मुझे तो चपरासी बना दिया। पुण्य चिढ़ाकर हंसा, तो उसके कहने के अंदाज पर अरुण को भी हंसी आ गई। देख पुण्य, बकवास मत कर, पापा को बोल दूंगी, समझा? प्रसू अपने रूम में फिर गुम हो गई। चलिए अरुण दा, हम दोनों दो दो हाथ खेलते हैं, मैं रैकेट्स लाया। अभी नहीं, शाम को, अभी धूप है। ओके, शाम को आप आएंगे न? पक्का? पक्का। वो मुस्कुरा दिया। फिर अभी क्या करें अरुण दा, चेस खेलेंगे? पर दी ने अपने पास रखा है, देती नहीं। कहती हैं अक्लमंदों का गेम है, मंद अक्लों का नहीं। अरे तुझे कहा था अरुण दा को थोड़े ही। पागल। कमरे से बाहर प्रकट हुई प्रसिद्धि ने सुन लिया था। अरे मैं बेवकूफ हूँ, तो अरुण दा क्या अकेले खेलेंगे? पुण्य हंसा। अक्लमंद है तो आज हो जाए टक्कर अरुण दा से तुम्हारी, फिर देखें कौन जीतता है। हाँ, कॉलेज की चेस चैंपियन रही है अपनी प्रसू, पर अब सब छूटा पड़ा है इसका। ले आना प्रसू, इसी बहाने प्रसू थोड़ी घुल मिल जाएगी अरुण से, मम्मी मन में सोच रही थीं। उत्साह से बोली। प्रसू, डर रही हो मुझसे कि हार न जाओ? अरे नहीं दा, बिल्कुल नहीं, मैं लाती हूँ, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, अब लाइए। 24 घंटे में थोड़ा समय रिलैक्सेशन के लिए भी रहना चाहिए। लाऊं न दी, आई एम सो एक्साइटेड, पुण्य ने चढ़ाया था। बाजी चली। अरुण दा कुछ कीजिए, आप हार रहे हैं। हाथी वजीर भी पिट गए। पुण्य परेशान था, पर प्रसिद्धि की आंखों में जीत की चमक थी। हम क्या करूं पुन्नू मियाँ? फिर प्रसू से पूछा, जिता दूं या हरा? हरा, प्रसिद्धि ने मुस्कुराते हुए गर्व से चुनौती दी। तो ये लो चेकमेट। राजा को ऊंट घोड़े दोनों से शाह पड़ रही थी, तुमने कैसे देखा नहीं? ओह, प्रसू ने दांतों तले जुबान दबा ली। ये अरुण दा जीत गए। पुण्य खुशी से चिल्लाया था। कल आपको हराऊंगी। ये हुई न स्प्रिट। फिर तो रोज का नियम सा बन गया शतरंज का, कभी अरुण जीतता कभी प्रसू। लंच के बाद 1-2 बाजी हो ही जाती और शाम को पुण्य का सो कॉल्ड टूर्नामेंट खेलकर अरुण भी मजे ले रहा था। यौवन सुलभ घिर आया, संकोच दूर होने लगा था। बीच बीच में पढ़ाई संबंधी अपने प्रश्नों के उत्तर पहले जैसे ही बेबाकी से उससे छह लिया करती। अरुण का साथ उसे उत्साह से भर देता। काश अरुण दा हमेशा यहीं रहते, हमारे साथ, हमारे पास। अरे ये मैं क्या सोचने लग पड़ी। हमारी तरह फालतू थोड़े ही हैं, कल तो उन्हें जाना ही होगा। वो कल आ गया था, 15-20 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अरुण को वापस जॉब पर जाना था। सारे डाउट्स अब क्लियर, वो बताकर उठ खड़ा हुआ। मैं अपनी कुछ किताबें और नोट्स तुम्हारे काम के तुम्हें भेज दूंगा। मुझे विश्वास है तुम अपने लक्ष्य में जरूर सफल होगी। मतलब ये कि तुम आईएएस बनकर ही सबको अपने अनोखे रम से मिलाओगी। मिसेस फलाना नहीं बनना तुम्हें, समझ गया? दर्द अनोखे राम अब नहीं गाती। वो जोर से हंसा था। किंतु दा आपने कब सुना मेरा ये गाना? वो अपनी बचपन की मूर्खता पर गुलाबी हो उठी। और भी बहुत से याद हैं मुझे, कभी फुर्सत से बताऊंगा। फिर उसके कान में धीरे से बोला, दादी को कहना मैं तुम्हारी कुछ बनने की प्रतीक्षा करूंगा। मैं केवल अरुण, परंतु तुम्हारा दा नहीं बुद्धू। और अब वे तुम्हारे विवाह की चिंता न करें, ये बंदा अनोखे राम तैयार है। उसने सिर झुकाया, फिर उसके सिर पर हल्की सी थपकी दी और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया।